तुमने दामाद जी को फोन करके बता तो दिया ना कि डॉक्टर ने 2 दिन बाद की डेट दी है तुम्हारी डिलीवरी की। हाँ मम्मी, मैंने इन्हें बता तो दिया। भाभी, ये कोई समय है क्या चाय देने का? आप मेरी माँ को सुबह के 8 बजे चाय दे रही हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि मेरी माँ तो सुबह 6 बजे चाय पीती है? वो बात ऐसी है देवर जी। भाभी, यहाँ अपनी सफाई देकर आप समय की बर्बादी मत कीजिए। चुपचाप मेरी माँ को चाय दे दीजिए और याद रखिएगा मेरी माँ सुबह के 6 बजे चाय पीती है। ठीक है देवर जी। माँ, चाय पी लीजिए अब। और माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी उतरने नहीं देगी। चाय और खाने की तो बात दूर रही, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना माँ, तो फिर तो मैं उसे भेज दूंगा उसके बाप के घर। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बड़े भैया ने तो गलती कर ही ली है। देखिए, आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी कितनी चिंता करते हो। अरे माँ, हम आपकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नीलम, क्या दामाद जी ने फोन किया? नहीं माँ, नहीं किया उन्होंने फोन, और मुझे तो करना भी नहीं है उनसे बात। अगर वो फोन करेंगे भी ना तो मैं उनका फोन काट दूंगी। और देखिए माँ, सुबह सुबह उनकी बात करके ना मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। उनको क्या लगता है क्या मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ? अरे मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बताइए भैया, क्या मैं यहाँ रहती हूँ तो आप लोगों को कोई समस्या है? अरे नहीं नीलम, तू ये कैसे पागलों जैसी बात कर रही है? जैसे ये घर हमारा है वैसे ये घर तुम्हारा भी तो है ना। और नीलम, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें ना किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से तुम कभी फोन मत लगाना। हाँ भैया, अरे फोन लगाए मेरी जूती। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ। और सुनिए, ये भाभी के सामने ना डरने दबने और झुकने की जरूरत नहीं है। इन्हें तो ना अपनी उंगलियों पर नचाया कीजिए आप। अरे भैया दबे माँ भाभी से, आप क्यों दबेंगी? अरे नकुल, तू ये क्या बोल रहा है सुबह सुबह? भैया, आपका ध्यान तो घर में रहता ही नहीं। आपको क्या मालूम कि यहाँ हमारी माँ कितनी तकलीफ उठा रही है भाभी के होते हुए। क्यों छोटे, अब क्या कर दिया राधिका ने? अरे जाने देना बेटा, क्यों सुबह सुबह अपने भाई का दिमाग खराब कर रहा है? जाने दे उसे काम पर। क्या जाने दूं माँ? अगर हम भैया को भाभी की हरकतों के बारे में बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? हाँ हाँ मम्मी, बताने दो भैया को। अरे जाने दे बेटा, अब तो मेरी उम्र हो चली है, मैं क्या किसी से शिकायत करूंगी? मुझ बुढ़िया का ध्यान भला किसे रहेगा? मैं तो बस घर के किसी कोने में पड़ी रहती हूँ। क्या हुआ माँ, आप तो बताइए, क्या किया है राधिका ने? अरे तू जाने दे बेटा, जा, तुझे काम के लिए देर हो रही। नकुल और नकुल की माँ इस घर के बड़े बेटे यानी रंजीत को उसकी पत्नी राधिका के खिलाफ बहुत ही उल्टा सीधा भड़काती है। रंजीत को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और रंजीत उसी पांव लौटकर राधिका के पास रसोई में जाता है। राधिका? हाँ जी, आपको तो आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, फिर लौटकर क्यों आ गए? मैंने तो आपका लंच भी पैक कर दिया है। राधिका, मैं कितनी बार कहता हूँ कि देखो, माँ और नकुल को ना शिकायत का मौका मत दो। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को? लेकिन जी, मेरी गलती ही क्या है? मैंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया है ना। देखो तुमने क्या किया है क्या नहीं, ये सब ना ही मैं जानता हूँ और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ और नकुल को ना शिकायत का मौका मत देना यार। सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अरे मेरी गलती ही क्या है? सुबह सुबह एक तो देवर जी की कड़वी बातें मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही है, और उस पर भी इन लोगों को संतोष ना रहा तो इनको भी इन लोगों ने उल्टा सीधा भड़का दिया। अब रात का दूध फट गया और दूध वाला 8 बजे से पहले आता नहीं, इसलिए आज मैंने मम्मी जी को थोड़ी देरी से चाय दी है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी तो खाली चाय पीती नहीं है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी अपने ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दूं। अरे मुझसे तो वैसे ही घर के कामकाज होते नहीं, ये गर्भावस्था के कारण ये रसोई में किसी भी चीज की स्मेल से मुझे उल्टियां आने लगती है, सिर में दर्द होता है, फिर भी मैं किसी से कुछ शिकायत नहीं करती और चुपचाप काम में लगी रहती हूँ। उसके बाद भी ये लोग मुझे हमेशा उल्टा सीधा ही सुनाते हैं। अरे कितने दिन हो गए मैं इस स्मेल की वजह से पेट भर खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, लेकिन कोई मुझे कभी आकर पूछता नहीं। हाँ, लेकिन खाने में यदि मैंने 1-2 आइटम कम बना दिए तो सबके सब आग दिखाकर खड़े हो जाते हैं। दीदी भी पूरे 1 साल से अपने मायके में है, लेकिन कभी वो रसोई में आकर एक तिनका भी इधर से उधर नहीं करती है। ऐसा नहीं सोचती कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है तो थोड़ी बहुत मदद कर दूं। मम्मी, आपने मेरे लिए मैगी बना दी? नहीं बेटा, मैंने आपके लिए मैगी तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने आलू के पराठे सेके हैं। आज तुम वही खा लो बेटा, मैं कल आपके लिए मैगी बना दूंगी। ठीक है मम्मी। बेचारी राधिका बहुत ही परेशान थी, लेकिन यहाँ उसकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो मुझे 5वां महीना भी शुरू हो गया है और घर के कामकाज मुझसे अब बिल्कुल नहीं होते। कमर में भी बहुत दर्द बना रहता है। मैं आज इनसे बात करती हूँ, कहती हूँ घर में एक काम वाली लगवा दे। राधिका, मैंने यहाँ टेबल पे मेरे ऑफिस की येलो वाली फाइल रखी थी, वो फाइल कहाँ है? यही कहीं रखी होगी जी। सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यदि कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बोलो जल्दी। सुनिए जी, मुझसे ना ये घर के कामकाज नहीं होते हैं। अरे यार राधिका, तुम औरतों की ना बिना सर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो भी समस्या है तुम जाकर माँ से कहो। ये आज की बात नहीं है। बेचारी राधिका जब भी अपनी समस्या
अपने पति से कहने की कोशिश करती है तो उसके पति का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती है। लेकिन बेचारी शिकायत करे भी तो किससे करे, क्योंकि राधिका की सास एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर ताने सुनाकर और उसके पति के कान भरकर पूरा कर देता था। देवर नकुल पुरुष होकर भी दूसरी सास की भूमिका निभा रहा था। हर बात और हर काम पर वो अपनी भाभी को सीख देने आ जाता था कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए। हमेशा देवर नकुल अपनी भाभी राधिका को समझाते रहता था कि कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल करनी चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। राधिका के ससुराल में राधिका का एक देवर, एक शादीशुदा ननद और राधिका की एक 5 साल की बेटी थी और साथ में सास ससुर भी थे। पूरे घर में राज देवर नकुल का ही चलता था। नकुल जैसा कहता था उसकी सास और उसकी बहन बिल्कुल वैसा ही करती थी। मैंने हमेशा देखा है, चाहे बात गलत हो या सही, ये हमेशा अपने घर वालों की बात सिर झुकाकर मान लेते हैं। लेकिन अब सच में मुझसे घर के कामकाज नहीं हो रहे हैं। मैं आज ही जाकर मम्मी जी से कहती हूँ कि वो घर में एक काम वाली की व्यवस्था कर ले। अरे क्या बताएं जिज्जी, बड़ा ही अड़ियल रवैये का है दामाद तो। अरे नीलम से भी तो कहती हूँ कि एक बार फोन लगा ले, लेकिन नीलम को भी तो जानते हो आप, अपनी जिद में बैठी है कि मैं तो बिल्कुल फोन नहीं लगाऊंगी, चाहे मुझे उसे छोड़ना ही क्यों न पड़े। अच्छा एक काम कीजिए ना जिज्जी, जरा समय निकाल कर आइए तो जरा आकर नीलम से भी बात कीजिए आप। ठीक है भाभी। ये क्या तरीका है राधिका, यहाँ खड़ी होकर तुम मेरी बात सुन रही थी कि तुम्हारी सास किससे और क्या बात कर रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ आपकी बात सुनने के लिए नहीं खड़ी थी। वो क्या है ना, मुझे आपसे एक बात करनी थी, बस इसलिए मैं आकर खड़ी हूँ यहाँ। अरे क्या बात कर रही है, बोलो जरा। मम्मी जी, मुझे 5वां महीना चल रहा है और ऊपर से मिनी की भी देखभाल करनी होती है और साथ में घर का इतना सारा कामकाज मुझसे नहीं हो पा रहा है मम्मी जी, तो घर के कामकाज के लिए आप एक काम वाली बाई रख लीजिए ना। अच्छा तो तुम्हारी ये समस्या है, ठीक है, आ जाने दो नकुल को, बात करती हूँ मैं उससे। क्या हुआ माँ? बेटा तेरी भाभी का कहना है कि अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर के कामकाज नहीं कर पा रही है, तो मैं एक काम वाली बाई रख लूं घर में। वाह भाभी, क्या खूब कहा आपने। आप एक बच्चे को संभाल कर घर के कामकाज नहीं कर सकती हैं और मेरी माँ ने 3-3 बच्चों को संभाल कर घर के कामकाज किए हैं। ये तुम आजकल की औरतें ना नाटक के सिवा और कुछ नहीं करती। ये आजकल क्या हो गया है माँ, घर की बहुओं को जितनी सुविधाएं दी जा रही है ना, वो लोग उतनी ही तकलीफ बता रही है। देखिए देवर जी, पहले बच्चे के समय तो वैसे मुझे कितनी तकलीफ हुई ना, बड़ी मुश्किल से मरते मरते बची हूँ मैं, लेकिन दूसरे बच्चे के समय मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ देवर जी। ठीक है, यदि आप लोग काम वाली नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों को साफ साफ और सीधे शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि मुझे ना मेरे मायके छोड़ दीजिए, मैं अपनी डिलीवरी तक अपने मायके में ही रहूंगी। ठीक है, तुम चली जाना अपने मायके, लेकिन ये 5वां महीना ही तो लगा है तुम्हें, जब 8वां महीना लग जाए तब अपने मायके जाना। ठीक है तो जैसा आप कहें, लेकिन मुझसे अब आप लोग ना किसी भी कामकाज की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना ही काम करूंगी, बाकी का काम आप सब खुद देख लेना। भाभी आपको क्या लगता है हमारा घर आपके पीछे चल रहा है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा दीदी, ये तो आप अपने मुंह से कह रही हैं। मम्मी लगता है भाभी को घमंड हो गया है कि उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, इसलिए मैं तो कहती हूँ 8वें महीने का इंतजार मत कीजिए, इन्हें अभी के अभी इनके मायके छोड़ दीजिए, ताकि भाभी का ये घमंड टूट जाए कि उनके रहने न रहने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मम्मी, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है, जाने दीजिए इन्हें इनके मायके। हमें भी अच्छे तरीके से मालूम है कोई भाभी के मायके में कुबेर का खजाना नहीं है और डिलीवरी तो वैसे ही सीजर से होनी है। देखते हैं इनके मायके वाले कितना खर्च उठाते हैं और कैसे इनकी देखभाल करते हैं। हाँ ठीक है ना, तो देवर जी ये भी करके देख लीजिए। भैया अभी के अभी भाभी और मिनी को ना भाभी के मायके छोड़कर आइए आप। लेकिन छोटे, अभी मिनी का स्कूल भी तो। रंजीत, नकुल ने कह दिया तो कह दिया, इसे अभी के अभी इसके मायके छोड़ कर आ, और वैसे भी इसके मायके से मिनी का स्कूल कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। घर में तो देवर नकुल का ही राज चलता था, अब तो नकुल ने कह दिया था तो बड़ा भाई रंजीत नकुल की बात नहीं टाल सकता था। वो बेचारा उदास होकर अपनी पत्नी और बच्चे को उसके मायके छोड़कर आ गया, और नकुल ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि कोई भी राधिका से कांटेक्ट करने की कोशिश न करे। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन राधिका के ससुराल में उसके पति के अलावा ना ही किसी ने उसे फोन किया था और ना ही कभी कोई उससे मिलने गया था। बेटा राधिका, तुमने दामाद जी को फोन करके बता तो दिया ना कि डॉक्टर ने 2 दिन बाद की डेट दी है तुम्हारी डिलीवरी की? हाँ मम्मी, मैंने इन्हें बता तो दिया है और साथ में ये भी कह दिया है कि घर में सभी लोगों को बता दे, लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी मुझसे मिलने ना कोई नहीं आएगा। बेटा राधिका, तू अपना दिल छोटा मत कर, हम सब तो है ना तेरे साथ। मम्मी मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, और मैं ये भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे ससुराल में सिर्फ और सिर्फ मेरे देवर का ही राज चलता है और वो सबको मना कर देगा कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, और सब लोग तो उसकी बात मानते हैं, इसलिए ना मैं उन लोगों से कोई आस नहीं रखती। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं आएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा मम्मी, क्योंकि किसी की भी बेरुखी से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है मम्मी, लेकिन इनकी बेरुखी ना मुझे सही नहीं जाती। हाँ बेटा, अगर एक पत्नी को पति का साथ मिल
तो पत्नी खुशी खुशी सारी दुनिया से लड़ लेती है। कल राधिका की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन नकुल ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी राधिका से मिलने हॉस्पिटल नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो एक पिता हूँ, मेरा मन कैसे मानेगा? और कितने महीने हो गए मैं अपनी बेटी मिनी से भी नहीं मिला हूँ। इसलिए भले ही चुपचाप ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा। धीरे धीरे 2 दिन भी बीत जाते हैं और वो दिन भी आ गया था जिस दिन राधिका की डिलीवरी होने वाली थी। राधिका की माँ ने अपने दामाद यानी रंजीत जी को फोन करके कहा कि उनकी पत्नी राधिका ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो रंजीत की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और रंजीत चुपचाप बिना बताए अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने चला जाता है। लला लला, देख तो राधिका, इसकी नाक ना बिल्कुल तेरे नाक की ही जैसी है। मम्मी, मिनी के पापा आए क्या? नहीं बेटा, आ जाएंगे। कैसी हो राधिका? अरे दामाद जी, आ गया। कब से राधिका आपके बारे में पूछी जा रही है। लो दामाद जी, अपने राजकुमार को संभालो। रंजीत जैसे ही अपने बेटे को गोद पर लेता है उसका मन गदगद हो जाता है। रंजीत का मन हॉस्पिटल से वापस जाने का नहीं करता। इतने दिनों बाद अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर वो आज बहुत ही खुश था और इस तरह रंजीत अपनी पत्नी को दिलासा देता है। राधिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और तुम्हारे बिना ना अब घर में मेरा मन नहीं लगता। मैं तुम्हें और बच्चों को जल्द ही वापस अपने साथ घर ले आऊंगा। इस तरह रंजीत अपनी पत्नी राधिका से वादा करके वापस अपने घर लौट जाता है। धीरे धीरे 2 महीने का समय भी बीत जाता है। फिर एक दिन रंजीत अपने छोटे भाई नकुल और अपनी माँ से अपनी पत्नी राधिका को वापस लाने के विषय में बात करता है। माँ, राधिका को गए काफी समय हो चुका है। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है माँ। बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लगता है माँ। यदि आप कहें तो मैं राधिका और बच्चों को ले आता माँ। अब मैं क्या कहूँ, नकुल से पूछ। ठीक है भैया, ले आइए आप भाभी और बच्चों को। ठीक है माँ, मैं कल ही राधिका को ले आऊंगा। क्या हुआ नकुल, तू तो हमेशा राधिका के नाम पर गुस्सा करता था। आज कैसे कह दिया तूने रंजीत से कि वो ले आए राधिका को? मैं जानती हूँ भैया, आपने भाभी को लाने के लिए हाँ क्यों कहा, क्योंकि अब बच्चा भी बड़ा हो गया है। अब तो भाभी घर के कामकाज कर ही सकती है ना। अरे और नहीं तो क्या नीलम, अगर मैं नहीं भी कहता तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भैया को ना बच्चों की बहुत याद आने लगी है। वो बार बार बच्चों के बहाने भाभी से ही मिलने जाते। फिर भाभी की तो भाव बढ़ जाते कि भैया को उनकी जरूरत है। उससे बेहतर है कि भाभी यहीं रहकर घर के काम काज करे। हाँ भाई, सही किया आपने। तो देखा ना आपने, कितने मतलबी है राधिका के ससुराल वाले। खैर, रंजीत जाता है और राधिका और अपने बच्चे को घर ले आता है। लेकिन राधिका भी अब पहले वाली राधिका नहीं रहती। इतने दिनों में वो इतना तो सीख ही चुकी थी कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए हमें। क्या हो गया मुन्ना, क्यों रो रहा है? भाभी, नकुल भैया ने कहा है उन्हें ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही, जल्दी से उनका लंच बना दीजिए। हाँ राधिका, मुझे भी देर हो रही, थोड़ा जल्दी से लंच तैयार कर दो। दीदी, आज लंच आप बना दीजिए ना। देख रहे हो ना मुन्ना कितना रो रहा है। क्या आपने मुझे क्या इस घर की नौकर समझ के रखा है जो मुझसे लंच बनाने के लिए कह रही है? लंच बनाना आपका काम है, मेरा नहीं। जाकर आप अपने पति और देवर के लिए लंच बनाइए, समझ गई ना? और दोबारा इस तरह से ना मुझे ऑर्डर मत दीजिएगा। अच्छा, तो ये इस घर की नौकरानी नहीं, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आज तो फैसला हो जाए, मैं इस तरह से इन लोगों की गुलामी नहीं कर सकती। अरे मैं अपने बच्चे को संभालूं या घर के काम काज अकेले संभालूं, या तो इस घर में एक काम वाली चाहिए, या फिर मैं इनसे कह देती हूँ कि मुझे नहीं रहना है यहाँ। इसी तरह रोज रोज घर में काम काज को लेकर कलेश होने लगता है और राधिका भी अब किसी की गुलामी नहीं करना चाहती। वो भी हर बात का मुंहतोड़ जवाब देने लगी थी। राधिका अब अपने और अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। वो अपने जीवन से कीमती समय अपने बच्चों को देना चाहती थी, लेकिन घर के कामकाज के चलते उसे तो अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा था। अरे मैं अकेली अपने 2 बच्चों को संभालूं या घर के कामकाज करूं? अरे ननद भी चाहे ना तो थोड़ी बहुत मदद आराम से कर दे और घर के कामकाज आसान हो जाए, लेकिन ये तो कसम खाकर बैठी है। मुझे अब समझ में आता है कि इसके ससुराल वाले ना इसकी ऐसी हरकत की वजह से इसे लेकर नहीं जा रहे हैं। सुनिए भाभी, कहो ननद रानी, आज दोपहर को ना जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी है ना, वो मेरी सहेलियां आने वाली है। तो देखिए, आप जरा ढंग का नाश्ता बना देना। और सुनो, चाय बिल्कुल मत बनाना, कॉफी बनाना। क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? सहेलियां तुम्हारी आ रही है तो तुम करो ना अपनी सहेलियों के लिए तामझाम। क्या आप मुझसे मतलब नीलम राजपूत से इतनी बदतमीजी कर रही हैं? मैं अभी जाकर नकुल भैया से आपकी शिकायत करती हूँ। हाँ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, करो शिकायत अपने उस नकुल भैया से। बोल तो ऐसे रही है कि नीलम राजपूत से जैसे ये कहीं की कलेक्टर लगी होगी। खुद से तो ससुराल संभला नहीं गया, यहाँ मायके में आकर मेरी छाती में मूंग डल रही है। अच्छा सबक सिखाऊंगी इसे अब मैं। अपनी भाभी की बात सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है और नीलम गुस्से में जाकर अपने भैया और अपनी माँ से अपनी भाभी की शिकायत करती है। शिकायत सुनकर नकुल जोर से आवाज लगाता है, राधिका भाभी। अच्छा, तो इस तीखी मिर्ची ने जाकर आग लगा दी। मैं भी जरा जाकर देखती हूँ कौन क्या कहता है मुझे। भैया, अब इस घर में ना मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है। तू शांत रह नीलम,
मैं अभी बात करता हूँ भाभी से। क्या हुआ देवर जी, क्यों इतना चीख रहे हैं आप? ये क्या तरीका है भाभी? अभी कभी माफी मांगी आप नीलम से? नहीं मांगूंगी मैं किसी से कोई माफी, और मैंने कोई गलती नहीं की है। देखा ना भैया, कहा था ना मैंने। राधिका बहू, मेरी बेटी से माफी मांगो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी से घर के काम काज के लिए कहो? अरे मैंने क्या गलत कह दिया? कल जब मैंने देवर जी के लिए नाश्ता बनाने कहा तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये घर की नौकरानी नहीं है, ये इनका काम नहीं है, तो फिर मैं आज क्यों इनकी सहेलियों के लिए नाश्ता बनाऊं? अरे जब भाइयों के काम काज करने की बारी आती है तो ये मुझसे कहती है तुम्हारा पति तुम्हारा देवर, और काम के अलावा और कोई बात हो तो आप लोग अपनी बहन के भाई बन जाते हैं। और ये सब तो जाने ही देते हैं मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं दो बच्चों के साथ साथ इतने बड़े घर को नहीं संभाल सकती। बच्चों को संभालूं, घर को संभालूं, आप लोगों को संभालूं, इनको संभालूं, अरे मैं अकेली क्या क्या कर लूं? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना ही करूंगी। आप लोग इस घर के लिए एक काम वाली बाई ले आइए, लेकिन आप लोग मेरी सुनती कहाँ हैं? देख लिया ना माँ, भाई की ढील देने का नतीजा। भाभी कितनी बदतमीज हो गई है। अरे इनके अंदर ना ही शर्म बची है और ना ही तमीज। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मुझसे तो नहीं होते हैं ये घर के कामकाज। और देवर जी, आपकी बहन भी कोई छोटी सी दूध पीती बच्ची नहीं है। अगर वो भी थोड़े बहुत घर के कामकाज में हाथ बटाए ना तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए समय मिल जाएगा। नकुल, तू इसके मुंह मत लग, इसने तो अपनी मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी है। जो भी बात करना है ना तू अपने बड़े भाई से करना। ये तो घर में रोज रोज का ही लगा हुआ था। रंजीत के आ जाने के बाद तीनों माँ बेटे ने रंजीत को राधिका के खिलाफ खूब भड़काया। घर में हो रहे रोज रोज के कलेश से रंजीत भी अब बहुत परेशान हो गया था। राधिका, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, ये तुम औरतों की ना फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मेरी बात तो आपको हमेशा से ही फालतू लगती है, लेकिन देखिए रंजीत जी, अब मैंने भी फैसला कर लिया है। इतने सालों से तो मैं आपके घर वालों के अत्याचार चुपचाप सह रही थी, लेकिन अब मेरे भी दो बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहती हूँ, और मुझसे जितना काम बन पड़ेगा ना मैं उतना ही काम करूंगी। ये घर के रोज रोज के कलेश से ना मैं बहुत पक चुका हूँ। अरे तो मुझे भी कौन सा मजा आता है? मुझे तो ज्यादा चिंता होती है क्योंकि मेरी बड़ी होती मिनी के ऊपर इन सारी बातों का असर हो रहा है। देखिए, यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं ना तो एक काम वाली बाई की व्यवस्था कर दीजिए, वरना ये सब तो चलते ही रहेगा। तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो ना कि माँ और नकुल बिल्कुल नहीं चाहते कि इस घर में काम वाली आए, इसलिए मैंने कुछ और ही रास्ता निकाल लिया है। कैसा रास्ता? मैंने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवाने की बात कर ली है। चलो अच्छा है, ये रोज रोज के कलेश से छुटकारा तो मिलेगा। रंजीत भी घर के माहौल से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया था। लेकिन वहाँ पर भी बेचारी राधिका को चैन नहीं था, क्योंकि बार बार रंजीत राधिका को ताने सुनाता था कि उसी की वजह से वो अपने परिवार वालों से दूर हो गया है। लेकिन फिर भी राधिका को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको तो अब सिर्फ अपने और अपने बच्चों की ही फिक्र रहती थी। राधिका अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की खुशियों में ही खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे रंजीत के ट्रांसफर को 1 साल हो जाते हैं। रंजीत के कहने पर 30 त्योहार पर सास से बस औपचारिक बात हो जाती थी राधिका की, और जब भी राधिका अपने पति रंजीत के कहने पर अपनी सास से बात करती थी तो राधिका समझ जाती थी कि अब उसकी सास का मूड ताने सुनाने का कर रहा है, तो राधिका भी बड़ी चतुराई से काम का बहाना बताकर फोन रख दिया करती थी। सुनो राधिका, नकुल की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने की 5 तारीख को है शादी। हाँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सुनो राधिका, हमें कम से कम 1 हफ्ते पहले जाना होगा। हाँ क्यों नहीं जी, जाना तो पड़ेगा, आखिर हम उस घर के बड़े बहू बेटे हैं। राधिका 1 हफ्ते पहले अपने देवर की शादी के लिए अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन वो ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखती, और शादी की सारी रस्म खत्म होते ही वो अपने घर वापस चली आई। मिनी बेटा, तुम अपनी वाली डॉल लेकर आओ, और गोलू को ना अपनी कार से खेलने दो। ठीक है मम्मी। सुनो राधिका। क्या हुआ जी? मम्मी कह रही थी कि नकुल की शादी को पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक घर में कोई पूजा पाठ नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाए। क्या मेरा जाना जरूरी है जी? देखो राधिका, हम लोग काफी समय से अपने घर परिवार से दूर हैं, और ये पहला मौका तो है जब हम पूरा परिवार इकट्ठे एक साथ होकर कोई पूजा में भाग लेंगे। इस बहाने तुम भी छोटी बहू के साथ घुल मिल लेना। ठीक है जी, आप कह रहे हो इसीलिए चल रही हूँ, लेकिन सच कहूँ मुझे उस घर में जाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। इस तरह राधिका अपने पति रंजीत के कहने पर अपने ससुराल जाती तो है, लेकिन उसका ससुराल में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो सबसे कटी कटी सी रहती है। लेकिन राधिका देखती है कि उसका ससुराल पहले से तो अब पूरी तरह से बदल गया था। काजल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे शाम के 5 बज गए, तुम अब तक सो रही हो? बस यूं ही जी, उठने का मन नहीं कर रहा है। मुझे चाय पीनी थी। खैर तुम टेंशन मत लो काजल, मैं अभी जाकर माँ से कहकर चाय बनवाता हूँ। हाँ ठीक है जी, 1 कप मेरे लिए भी बनवा लेना। अच्छा ठीक है। प्रणाम मम्मी जी। अरे राधिका, आ गए तुम लोग? जी मम्मी जी, लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ, आप रसोई में क्या कर रहे हो? वो मैं नकुल के लिए चाय बना रही थी। क्यों मम्मी जी, छोटी बहू कहाँ है? अरे वो पेट से है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती,
रही है। अच्छा अब तुम आ गई हो, थोड़ी राहत मिलेगी मुझे। चाय चना कर ले आना, और सुनो एक कप छोटी बहू के लिए भी उसके कमरे में दे देना। बाप रे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब क्या देख रही हूँ मैं? नमस्ते भाभी जी। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। भाभी जी, आप इस घर की बड़ी बहू है ना? मैंने आपकी फोटो देखी थी। मैं इस घर में ना दोनों टाइम काम करने आती हूँ। क्या तुम काम करने आती हो? क्या काम करती हो? जी भाभी जी, मैं दोनों टाइम का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती हूँ। अपने ससुराल में हुए इतने सारे बदलाव को देखकर राधिका को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। राधिका के आते ही राधिका की सास ने उसे रसोई से लगा दिया और 3-4 प्रकार के व्यंजनों का ऑर्डर दे दिया। राधिका ने भी सोचा कि आज उसका इतने दिनों बाद इस घर में पहला दिन है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी और चुपचाप राधिका सबके लिए खुशी खुशी खाना बनाती है। सुनिए ना जी, मैंने बच्चों को तो खाना खिला दिया है, चलिए ना आप और मम्मी जी भी खाना खा लीजिए। पापा जी भी खाना खाकर आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। हाँ भैया जाइए ना, मम्मी के साथ खाना खा लीजिए आप। भैया को तो वैसे लेट लतीफ हो जाता है घर आने में। नहीं नीलम, आज इतने दिनों बाद तो पूरा परिवार एक साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि नकुल आ जाए, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। ये लो, नकुल भैया भी आ गए। नकुल, तुमने घर आने में तो बड़ी देर कर दी। अच्छा ठीक है, चला जाओ साथ में बैठकर खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। भैया आप खाना खा लीजिए, मैं तो अपने कमरे में काजल के साथ ही खाना खाता हूँ। नीलम, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, जरा 2 थाली लगाकर कमरे में पहुंचा देना। नकुल से ऐसी बात सुनकर रंजीत अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा, और जैसे ही रंजीत की नजरें राधिका से टकराई, रंजीत ने शर्मिंदगीवश अपनी निगाहें नीचे कर ली। फिर रंजीत किसी से कुछ नहीं कहता और नजरें झुकाकर वो अपने माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। सबके खाना पीना खाकर सो जाने के बाद जब राधिका और नकुल टहलकर वापस अपने कमरे में जा रहे थे, जैसे ही रंजीत और राधिका नकुल के कमरे के पास से गुजर रहे थे, तभी राधिका को अपना नाम सुनाई आया, और अपना नाम सुनकर राधिका ठिठक कर खड़ी हो जाती है। तुम बस आराम करो काजल, और वैसे भी अब तो राधिका भाभी आ गई है, तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो और मेरे होने वाले बच्चे का। और सुनो काजल, यदि तुम्हारा मन बाहर से कुछ खाने पीने का करता है ना, तो तुम मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगा। राधिका भाभी तो 1 हफ्ते बाद चली जाएंगी जी, उसके बाद खाना बनाने का टेंशन तो मेरे सिर पर आ जाएगा। मेरे तो अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं और सिर में भी कितना दर्द हो रहा है मेरे। क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है काजल? लाओ बताओ अपना पैर, मैं अभी तेल की मालिश करके हल्के हाथों से तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। और तुम चिंता मत करो काजल, भाभी के जाने के बाद ना देखना मैं एक घर में काम वाली भी रख लूंगा, बस तुम अपने और अपने होने वाले बच्चे की चिंता करो। राधिका को अपने देवर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और कहीं न कहीं रंजीत भी इस बात से आहत हो रहा था। राधिका, तुम मुझसे कह रही थी ना तुम्हें मायके जाना था, एक काम करो तुम अपने मायके चली जाओ, जिस दिन पूजा होगी उस दिन मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। राधिका सोच रही थी कि लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। इतने दिनों से जब वो अपने पति को प्यार से समझाने की कोशिश करती थी, तब वो कभी नहीं समझे, और जब आज खुद पर बीत रही है, जब खुद का अपमान हो रहा है, तब उन्हें बात समझ में आ रही है। दूसरे दिन राधिका जानबूझकर आराम से सोकर उठती है, तब उसकी सास उससे कहती है, क्यों बहू, लगता है अकेले रहते रहते तुम्हें देर से सोकर उठने की आदत हो गई है। अरे माँ, तुम बहुत भोली हो। अरे औरतें इसीलिए तो अलग रहने जाती है ताकि वो सब कुछ अपने हिसाब से ही करे। माँ, आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी, कोई आपको चाय नाश्ता खाना के लिए पूछेगा? अरे मम्मी, ऐसा है ना, कुछ औरतें सिर्फ दिखावे के लिए अपने ससुराल आती है। देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरे की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आज तक आपने मुझे दी है, लगता है अपनी पत्नी काजल को ये सीख देना भूल ही गए आप। अरे कहाँ गए वो वादे इरादे कि चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीवी तो मम्मी जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में ला कर देगी। अरे चाय नाश्ता पानी तो दूर की बात है देवर जी, यहाँ तो मम्मी जी अपना खुद चाय नाश्ता बनाकर खा रही है और साथ में आपकी बीवी को भी खिला रही है, जो कि मेरे यहाँ रहते उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि अभी मैं थोड़ी देर में ना अपने मायके जा रही हूँ। भैया, देखा आपने भाभी की जुबान कैसे कैची की तरह चल रही है, और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब इनको अपने मायके ही जाना था तो 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया वालों को दिखाने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा है भाई नकुल, मैं अपनी पत्नी के पैर तो दबा नहीं सकता, इसलिए पति होने के नाते उसकी सही बात को बस चुपचाप सुन सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ मैं, लेकिन अब राधिका के मामले में अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अब मैं भी बाकी पतियों की तरह अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल अच्छे से रखूंगा। हर बार तो राधिका को मेरी वजह से रोकर अकेले ही मायके जाना पड़ता था, लेकिन इस बार खुद मैं सम्मान के साथ उसे उसके मायके छोड़ कर आऊंगा। चलो राधिका, पैकिंग में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नकुल अपने बड़े भाई की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया, और उसे कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि उसने जो भी बात रात में अपने पत्नी के साथ की है, वो सारी बातें उसके भैया और भाभी ने सुन ली है। राधिका खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है, और इधर राधिका की ननद नीलम का भी काम कर करके बुरा हाल हो जाता है। नीलम अपने ससुराल में काम कर करके
बहुत ही परेशान हो जाती है, इसलिए वो खुद से अपने पति को फोन लगाती है और चुपचाप अपने ससुराल चली जाती है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों